नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो ये बेल आइकन होता है इसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे जो भी अपडेट हैं वीडियो से संबंधित वो समय पर मिलते रहें। और साथ साथ मैं आपके साथ अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करूंगा। ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7895860757। आप लोग अपनी इस विषय से संबंधित या कोई और विषय से संबंधित कोई भी शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, कोई सवाल होता है तो आप लोग हमारे से इस नंबर पर मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। हम लोग आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग मॉड्यूल 3 पर हैं जिसका कि शीर्षक है सांख्यिकी का परिचय। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्याय 7 यानी कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ किया है। इसका हमने पहला वीडियो पिछली बार देखा था। उसमें हमने जो चीजें पढ़ी थी वो थी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। हमने जाना था कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है और किस प्रकार से आंकड़ों का संकलन करने के पश्चात, उनको व्यवस्थित ढंग से लगाने के पश्चात, उनका संगणन करने के पश्चात उनको उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है ना। उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं जैसे तालिका और वृत्त आरेख और समय अवधि वाला भी आरेख होता है। तो इस प्रकार के कई सारे तरीके से आप आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में तालिका के बारे में पढ़ा था, तालिकाओं के प्रकार जाने थे, तालिका जो होती है, जो टेबल होती है, उसके क्या क्या भाग होते हैं या घटक होते हैं उसके बारे में जाना था। फिर हमने दंड चित्र या रेखा चित्र के बारे में जाना था जिसको बार ग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में। इसके पश्चात हम पाई चार्ट या वृत्त आरेख के ऊपर आ गए थे। वृत्त आरेख के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो आज प्रारंभ करते हैं इसके बारे में। तो वृत्त आरेख क्या है? इसे कोणीय आरेख भी कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो आंकड़ों का जो प्रतिशत बंटन है वो किस प्रकार से परसेंटेज के हिसाब से बटे हुए हैं उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी वर्गों या विभाजनों को एक वृत्त आरेख द्वारा बहुत अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। अगर आप किसी चीज को प्रतिशत में बांट दें तो उसकी जो प्रतिशत के जो भाग हैं उसको आप एक वृत्त के माध्यम से दिखा सकते हैं। जो पूरा वृत्त होगा वो तो 100% को का निरूपण करेगा, वो 100% को दिखाएगा और जो अंदर के जो भाग हैं, जो वृत्तखंड हैं छोटे छोटे, ये अलग अलग प्रतिशत को दिखाएंगे और इन सभी प्रतिशत को अगर आप जोड़ देंगे तो वो 100% बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप 100% को इस प्रकार वृत्त आरेख के माध्यम से विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। ये एक वृत्त होता है, ये मैंने आपको बताया अभी, जिसके विभिन्न खंड दिखाए जा रहे हैं, आंकड़ों के अनुपात के समानुपाती होते हैं। इसी कारण प्राय इसे प्रतिशत अंशों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार उदाहरण भी दिखाया था, ये भारत का जो बजट है उससे लिया गया है। इसमें जो केंद्रीय प्रायोजित, जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो बजट का 1 रुपया है या 100 पैसे हैं, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो उन 100 पैसों का विभाजन विभिन्न वर्गों में किस किस प्रकार से किया गया है इस साल के लिए, ठीक है ना, 2021-22 के लिए जो भी प्रारंभ होगा 1 अप्रैल से। तो उसमें 100 पैसे में से 5 पैसे पेंशन को मिले हैं, 10 पैसे अन्य व्यय को मिले हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, जैसे प्रतिशत होता है तो प्रतिशत भी अगर 100% है तो उसमें से आप इसको प्रतिशत के टर्म में भी ले सकते हैं। जैसे जो 10 पैसे वो 10% को दिखाएगा, 5 पैसे 5% को दिखाएगा, तो बात वही है, ठीक है ना। तो 100 पैसे में से दिखा रखा है कि किसको कितना कितना पैसा मिला है। जैसे रक्षा को 8% पैसा मिला है या 8% कहेंगे उसको आप, आर्थिक सहायता को 9 पैसा मिला है या 9% भाग आवंटित हुआ है। तो इस प्रकार से ये वृत्त आरेख के द्वारा आपको समझाया गया है। अब हम बात करेंगे कि वृत्त आरेख अगर आपको बनाना है, पाई चार्ट आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, उसकी रचना के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सभी वर्गों या अवयवों या समूहों के मान के योगफल से विभाजित कर प्रतिशत अनुपात ज्ञात करें। मतलब आपको जो सवाल दिया होगा उसके अंदर
क्या होगा उसके अंदर, आपको उनका योगफल दिया होगा और अलग अलग वर्गों के मान दे रखे होंगे, ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए किसी एक मजदूर की, जो अभी भी बात करेंगे आज के एक उदाहरण में देखेंगे कि एक मजदूर का दिखा रखा है बजट, कि उसको जो पैसा मिलता है वो कितना कितना पैसा किस किस मद में खर्च करता है, अपने महीने में कितना कितना पैसा वो किस किस जगह पर लगाता है। तो हर वर्ग को आप उसका जो टोटल बजट है उससे भाग देंगे, ठीक है ना, और 100 से गुणा कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, उसका उसका प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप प्रतिशत आपने गणित में पढ़ा होगा तो वही सिंपल आपको पहले परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है ना। जो वर्ग है वो डिवाइड बाई वर्गों का मान, ये टोटल जो समूह है उसका मान, ठीक है ना, कुल मान। तो उसमें जो आपका जो एक वर्ग या मद जिसका आप ज्ञात करना चाह रहे हैं वो डिवाइड बाई टोटल जो सम है वो, उससे आप उसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा निकल के। इसके पश्चात क्या करेंगे, इसके पश्चात आप ये जो सूत्र है, सूत्र क्या है, समूह विशेष के अंशों का मान। अब आपको बेसिकली करना क्या है कि जो आपको परसेंटेज मिल गया है, आपको मान लीजिए 10% मिल गया है, क्या मिल गया है, 10% मिला किसी वर्ग का मान। तो आपको इस 10% को वृत्त के जो कोण होते हैं, वृत्त का जो टोटल कोण होता है आंतरिक, वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है ना। तो इस 360 डिग्री में जो 10% है उसका कितना हिस्सा होगा ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आपका क्या है, समूह विशेष के अंशों का मान, समूह का मूल्य डिवाइड बाई सभी समूह का योग इंटू 360, ठीक है ना। तो आपने ये कुल मिला के क्या निकाल रखा है, प्रतिशत निकाल रखा है, उसको ही आपको 360 से गुणा कर देनी। जैसे मैंने अभी निकाला 10%, क्या निकाला है, 10% निकला है, तो 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना, इंटू 360। तो मैं इसको 360 डिग्री से गुणा कर दूंगा इस टर्म को, ठीक है ना। 10 में 100 से भाग देखें तो इससे क्या निकल जाएगा, इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे, ठीक है ना। इस 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, 36 आ गया। तो 360 डिग्री का 10% कितना होगा, 36 डिग्री। तो जो वाला वर्ग हो गया उसका मान हो गया 36 डिग्री। अब उसको 36 डिग्री का कोण उसके अंदर बना देंगे तो वो उसका अंश निकल जाएगा, ठीक है ना, उतना उसका अंश होगा 360 डिग्री में से। अब हम अब देखते हैं क्या करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर सभी समूह का एक वृत्त बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे, ठीक है ना, ये गोला बना लेंगे। इस गोले के अंदर एक अर्धव्यास भी बना लेंगे, क्या बना लेंगे, अर्धव्यास, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। एक त्रिज्या भी खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। फिर जो दूसरा चरण है उसमें आप आंकलित जो अंश हैं जिनका आके आपने आंकलन किया है, जैसे मैंने अभी 10% निकाला था, मान लीजिए दूसरा 15% निकला है, तीसरा 30% निकला है, इस प्रकार से 100% को आप कई भागों में बटा हुआ मिलेगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, आप जो अंश हैं उनके जो कोण हैं, जो भी निकले होंगे कोण आपके, उनको एक के बाद एक आप बनाते चले जाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए पहला कोण निकला है 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्त व्यास आपने बनाया था इससे 60 डिग्री नापते हुए एक कोण बना लेंगे, ठीक है ना, ये 60 डिग्री हो गया। फिर मान लीजिए दूसरा कोण है 120 डिग्री का, कितना, 120 डिग्री। तो यहां से इस वाले से, ठीक है ना, ये कोण 120 डिग्री बनाएंगे आप, ये वाला सिर्फ इतना जो दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब एक के बाद एक इससे शुरू होता चला आएगा। ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है ना, और जो लास्ट है वो मान लीजिए पूरा 180 डिग्री है, तो वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये 3 हिस्से मिल गए। मान लीजिए मैं एक ऐसे आंकड़े की बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ 3 ही कंपोनेंट हैं, 3 ही वर्ग हैं, ठीक है ना। एक पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है और ये तीसरा वर्ग है। पहले वर्ग का जो मान निकला वो 60 डिग्री, दूसरे का 120 डिग्री और तीसरे का 180 डिग्री, ठीक है। मुझे लगता है समझ रहे होंगे आप। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग भाग इसके बना लेंगे। फिर अगला चरण में आप क्या करेंगे, अगले चरण में अलग अलग वृत्त खंडों को पृथक पृथक रंगों के माध्यम से विशेष रूप प्रदान करें आप। फिर अब क्या करें, जो आपने अलग अलग भाग किए थे, जिसमें हमने केवल 3 भाग किए थे, यहाँ मैंने फिर भी बजट वाला एग्जाम्पल ले लिया है क्योंकि इसमें कलर करके आपको दिखा रखा है। तो आपने हर एक वृत्त खंड को अलग अलग कलर, इसको नीले से, इसको हल्के हरे से, इसको हल्के गुलाबी से, ठीक है ना, अलग अलग कलरों से दिखा रखा है, लाल से, हरे से, नीले से, तो इस प्रकार बैगनी से, तो इस प्रकार से आप इसको दिखाते चले जाएंगे। अलग अलग कलर से दिखाने का ये फायदा है कि आप अलग अलग वर्ग की पहचान आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना, आप कंफ्यूज
नहीं होंगे। तो और प्रत्येक खंड का प्रतिशत मान भी उस पर अंकित कर दें। जैसे इस केस में यहाँ पैसे दे रखे हैं, तो ये जो पोर्शन है ये कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से को, और इसका जो मान है वो 16% है। ठीक है, अब आइए जो एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखा है उसको कर लेते हैं। तो क्या है, मुंबई औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे एक श्रमिक के मासिक बजट में व्यय का ब्यौरा इस प्रकार था। क्या क्या खर्चा करता था वो, भोजन पे 360 रुपये, कपड़े पे 108 रुपये, आवास पे 90 रुपये, सुविधाओं पे 40 रुपये, शिक्षा और मनोरंजन पे 12 और अन्य व्यय पे 6 रुपये। ठीक है ना, तो इन सब सूचनाओं के आधार पर आपको एक वृत्त आरेख बनाना था। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप इन सारे जो जो टोटल बजट है, बजट में जो व्यय पूरा हुआ है इसको जोड़ लेंगे। 360, 108, 90, 24, 12 और 6, इन सबको जोड़ लेंगे। और इनको जोड़ने के पश्चात हर एक जो वर्ग है, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, आवास है, इन सब का प्रतिशत निकाल लेंगे। और उस प्रतिशत के हिसाब से आप उसका जो वृत्त का जो कोण होते हैं 360 डिग्री का कोण है, उसमें से उसका हिस्सा निकाल लेंगे इंडिविजुअल का, अकेले, जैसे भोजन का, कपड़े का, आवास का, इन सब का हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे, जो आपकी किताब में दे रखा है उसी जो टेबल है उसको बना लेंगे। तो भोजन आपका कितना है, 360 रुपये, कपड़े पे कितना खर्च करते हैं, 108 रुपये, वो जो मजदूर है, आवास पे 90 रुपये, सुविधाओं पे 24 रुपये, शिक्षा पे 12 रुपये और अन्य पे 6 रुपये, टोटल कितना हो गया 600 रुपये। तो आपको जो समूहों का योग है, समूह का टोटल है वो है 600 रुपये, और अलग अलग समूह की मात्रा ये दे रखी है। तो इसके हिसाब से आप उसका अलग अलग समूह का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, जो समूह का मान है यानी कि 360, उसमें कितने से भाग देंगे, टोटल से। टोटल कितना है 600, तो 360 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, तो कितना आया 60। इसका मतलब क्या है, 60% हिस्सा अपने बजट का वो भोजन पर खर्च करता है। जो मजदूर है वो 60% भाग भोजन पर लगाता है। ठीक है, ऐसी कपड़े पर देख लें, तो कपड़े का कितना है 108 और टोटल है 600, क्योंकि हमने नीचे से लिया है सबको जोड़ के। उससे आप इसको भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो 18% भाग 100 में से 18 रुपये वो कपड़े पे खर्च कर रहा है। ठीक है ना, तो और इसी चीज के हिसाब से आप कोण का अंश निकाल लेंगे। ठीक है ना, कैसे, जो इसका प्रतिशत आया कितना, 60% आया इसका, तो आप 60% में से 60% डिवाइड बाई 100 यहाँ रखेंगे, उसको 100 से भाग देंगे और 360 से गुणा कर देंगे, तो आपका 216 आ गया। तो इसका हिस्सा कितना हो गया, 216 डिग्री हो गया। 360 डिग्री का जो कोण होता है वृत्त का, उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन यानी कि 216 डिग्री सिर्फ और सिर्फ भोजन को आप दिखाने में लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप हर एक के लिए अलग अलग बना लेंगे। जैसे अन्य में कितना आया था, अन्य का जो प्रतिशत आया था केवल 1% आया था, उसमें क्या करेंगे आप, 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 1% में 100 से भाग दिया और उसको 360 से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार से कितना मिल गया 3.6 डिग्री। ठीक है ना, तो ये सारे आपको डिग्री प्राप्त हो गए। इसको आप प्रोटेक्टर यानी कि चांदे के माध्यम से आप उसको वृत्त के अंदर खींचते चले जाएंगे। इन कोणों को खींचना आपको जो गणित है उसमें ज्यामिति जो होता है, ज्यामिति विषय के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाता है गणित विषय में। ठीक है ना, और बाकी ये है कि आपको ये सब चीजें बनानी नहीं है, ये केवल मैं आपको आइडिया के लिए दे रहा हूँ। एग्जाम में आपको ये जो वृत्त आरेख है वो बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसके आधार पर आप ये वृत्त आरेख आपकी किताब में दे रखा है, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो वृत्त का खंड है, ये जो खंड है ये किसको दिखा रहा है, ये भोजन को दिखा रहा है 60 डिग्री, 60%। ठीक है ना, इसका जो कोण बना होगा वो कितने का बना होगा, 216 डिग्री का। मतलब अगर आप इसको प्रोटेक्टर से नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण निकलेगा वो कितना निकलेगा, 216 डिग्री का निकलेगा। ठीक है ना, और इसको यहाँ पर हर एक चीज को उन्होंने अलग अलग हैजिंग से दिखा दिया है, अलग अलग प्रकार से दिखा रखा है। जैसे इसको सीधी लाइनों से दिखा दिया, इसको डार्क बहुत गाढ़ा कर दिया काला, सुविधाओं को, कपड़े को इस प्रकार से जो ये चौकोर वाली छलनी टाइप की है उससे दिखा दिया है, इसको दानों से दिखा दिया है, इसको किसी और प्रकार के दानों से दिखा दिया और इसको खाली छोड़ दिया है जो 1% था अन्य। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वृत्त आरेख की रचना आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में ये आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में, किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर आप पूछ सकते हैं। अगला है काल सारणी रेखा चित्र।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम आंकड़ों को रेखा चित्र द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र में आप जो आंकड़े हैं उनको बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में दिखाते हैं। ठीक है ना, रेखा चित्र दो चरों के बीच संबंधों को दर्शाता है। ठीक है ना, दो चर होंगे, एक एक्स एक्सिस पे होगा और एक वाई एक्सिस पे होगा। इसमें अलग अलग इस चर पर दूसरे चर की क्या वैल्यू है, ठीक है ना, चर के इस मान पर दूसरे चर का क्या मान है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, काल सारणी जो रेखा चित्र है या टाइम सीरीज जो ग्राफ होता है उसमें इस प्रकार से दो चरों के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। और जो दूसरा चर होता है आमतौर से काल सारणी के अंतर्गत वो काल ही होता है। क्या होता है, काल। काल यानी कि समय। तो आप एक्स एक्सिस पर समय को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर दूसरे चर को दिखाते हैं। यदि एक चर समय यानी कि दिन, सप्ताह, मास या वर्ष होता है तो रेखा चित्र काल सारणी का अक्षर आरेख बन जाता है। ठीक है ना, हम काल सारणी रेखा चित्र की ही बात कर रहे हैं। जैसे आपकी किताब में दिखाया गया है, एक एग्जाम्पल मैंने वहां से ही लिया है। इसमें विभिन्न वर्षों के हिसाब से उत्पादन को दिखाया गया है। ठीक है ना, तो जो कोयले का उत्पादन है वो 2009-10 में 77.22 था। 2013-14 में वो बढ़कर कितना हो गया, 103.5 हो गया है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कोयले का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसको हम टाइम सीरीज में देखें, काल सारणी के अंतर्गत देखें, तो कैसे देखेंगे, हम एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे वर्ष को, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस पे समय दिखाया जाएगा और वाई एक्सिस पे दिखाया जाएगा चर यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, कोयले का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ कोल। वो कितना, मिलियन टन में। ठीक है ना, तो मिलियन टन में दिखाया गया इसको। मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है ना, तो ये जो एक पॉइंट है 77.22, ये है 77.22 इंटू 10 लाख। ठीक है, इतना टन की बात ये कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि 772 लाख करीब हो गया। 772 लाख टन की बात है, इतना उत्पादन हुआ था 2009-10 में। तो आप देख रहे हैं 2009-10 का जो पॉइंट है वो ये है। ये पूरी जो लाइन है ये 2009-10 को रिप्रेजेंट करती है। ये बिंदु यहाँ पर हमको मिला है ए दिखाएगा इस बिंदु को, यानी कि इसकी वैल्यू होगी कितनी, 77.22। तो आप देख रहे हैं 60 और 80 के बीच में कहीं जाकर ये आपको मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसे जो दूसरा पॉइंट है वो है बी, जिसको कि ये 2010-11 की बात हो रही है, उसमें ये ए में 2009-10 की बात हो रही थी, सी में 2011-12 की होगी, डी में 2012-13 की होगी और 2013-14 की किस में होगी, ई में होगी। तो ये विभिन्न 5 बिंदु हो गए जो कि अलग अलग जगह पर जो ये आंकड़े हैं इनको दर्शाएंगे। तो ए से शुरू होता हुआ ये कहाँ तक जाएगा, ये ई तक जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये जब आप दाईं ओर को बढ़ रहे हैं तो ये ग्राफ आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता दिख रहा है। ठीक है ना, तो इससे आपको क्या होता है, इससे आप जो कोयले का उत्पादन है उसको बिना इस टेबल को देखे ही आप समझ जाएंगे कि ये जो उत्पादन है ये धीरे धीरे कोयले का देश में बढ़ रहा है। ठीक है ना, समय के साथ साथ आप देख रहे हैं ए से ई पॉइंट पर जाके कितना ज्यादा हो गया है। ए से 77 था और ई पर ये 103.50 हो गया है। ठीक है ना, तो आप आराम से इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो कोयले का उत्पादन है वो धीरे धीरे हर वर्ष जाकर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है ना, हर वर्ष के हिसाब से इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक काल सारणी रेखा चित्र होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें दिखा रखा है। इस केस में क्या है, इस केस में आपने जो दो अलग अलग चर हैं उनकी इसके साथ तुलना कर रखी है। बेसिकली चर क्या है, उसकी वैल्यू तो एक ही है, उनका जो मात्रक है इन दोनों चरों का वो एक ही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एक ही काल सारणी आरेख चित्र में एक से अधिक चरों के आरेख भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों के केस में आपको अलग अलग वक्र बनाने पड़ते हैं। जो हमने पीछे बात की थी, ये जो ए बी सी डी ई जो मिलती हुई एक रेखा बन गई है, ये क्या बन गई, एक वक्र बन गया है, एक आरेख बन गया है, कर्व बन गया है। ठीक है ना, तो ये जैसे आप इस लाइन से, आपने डार्क लाइन से इसको दिखाया है, तो अगर आपको एक ही रेखा चित्र पे इसको दिखाना हो दोनों को, तो आपको दोनों अलग अलग लाइनों से दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि अगले एग्जाम्पल में दिखा रखा है। इसमें क्या है, इसमें आपने अलग अलग वर्षों में जो किसी देश के द्वारा जो आयात और निर्यात किया गया है उसके आंकड़ों को दिखाने की कोशिश की है, दिखाया गया है। ठीक है ना, जैसे जो 2009-10 है वहां पर आपका 1500 करोड़ रुपए आपने आयात किया था और 3500 करोड़ का निर्यात किया था।
ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो देश है ये आयात कम कर रहा है और निर्यात ज्यादा कर रहा है अधिकतर वर्षों में, ठीक है ना। कुछ वर्षों में इसने क्या किया है, आयात ज्यादा किया है और निर्यात कम किया है, ठीक है ना। यहाँ पे आयात ज्यादा किया है, निर्यात कम किया है। ये कैसे आसानी से आप इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो करना आपको वही है, आपको अलग अलग जो ये वर्ष हैं इसके हिसाब से इनके जो आयात के जो मात्राएं दे रखी हैं, जो क्वांटिटी दे रखी हैं, परिमाण दे रखे हैं, उसको यहाँ पर अंकित कर देना है। ऐसे 2009-10 में 9-10 में आपको जो आयात है वो कितना दे रखा है, 15 करोड़ दे रखा है, तो आपने वो एक बिंदु लगा दिया। और निर्यात दे रखा है 35 करोड़, और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आप उनको दिखाएंगे किस प्रकार से। आप निर्यात को दिखाएंगे डार्क लाइन से और आयात को दिखाएंगे डॉटेड लाइन से या हैजिंग वाले लाइन से, ठीक है ना। डॉट इस प्रकार की जो खंडित लाइन है उससे दिखाएंगे। तो आपने क्या किया, फिर इन दोनों पॉइंट्स को जब लगा लिया, इसके बाद फिर आपने दूसरा पॉइंट निकाला 2010-11 में कितना है, 85 और 100। तो आपने 2010-11 में भी लगा लिया 85 और 100। फिर आपने जब इन लाइनों को जोड़ा तो जो ये लाइन आपने पहले मान रखी थी उसके हिसाब से जोड़ा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब तक ये जो लाइन, जो निर्यात वाली लाइन इसके ऊपर है, उस साल में तो ये निर्यात ज्यादा है, और लेकिन आगे जाके देख रहे हैं आप तो ये लाइन इसके ऊपर आ गई। ये लाइन इसके ऊपर आ गई, इसका मतलब है यहाँ इन 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 वर्षों में जो आयात है वो ज्यादा हो गया। इन 2 वर्षों में आप देख रहे हैं कि आयात ज्यादा हो गया है। कैसे, हमने अभी बात की थी आपसे 11-12 में, और 12-13 में क्या था, निर्यात आयात ज्यादा था, ठीक है ना। आप ज्यादा माल विदेशों से मंगा रहे थे और कम माल बाहर भेज रहे थे, कम मूल्य का माल बाहर आप भेज रहे थे इन दोनों वर्षों में, ठीक है ना। तो ये आप आसानी से इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाई हाँ देखिए, ये जो बाकी के 3 साल हैं ये तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका निर्यात ज्यादा है और आयात कम है। लेकिन ये जो 2 वर्ष हैं इसमें आपका आयात में आपकी वृद्धि हुई है जबकि निर्यात में कमी आई है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए, आप इसको देखकर जो सिचुएशन है, जो जो अर्थव्यवस्था है उसका पता लगा सकते हैं। उस अर्थव्यवस्था के कौन से भाग का, विदेशी व्यापार का, ठीक है ना। आयात और निर्यात के आंकड़ों का एक विश्लेषण कर सकते हैं इस रेखा चित्र के माध्यम से, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको दिखा रखा है, ये जो काल सारणी रेखा चित्र दिखा रखा है, ये फिर मैंने वही जो बजट है इस साल का उससे लिया गया है इसको। इसमें आप देख रहे हैं इसमें 4 चरों की इसने तुलना कर रखी है। ये आपको जो ये एक्स एक्सिस है इस पर इसने समय दिखा रखा है 2009-10 से शुरू होके ये 2021-22 तक जा रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप, ये RE और BE का मतलब होता है रिवाइज एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट, ठीक है ना। तो ये पुनरीक्षित अनुमान है और ये बजट अनुमान है, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा रखा है, ये वित्तीय घाटा दिखा रखा है, ये रेवेन्यू का घाटा दिखा रखा है, ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दिखा रखा है और ये प्राइमरी डेफिसिट दिखा रखा है। तो अलग अलग 4 प्रकार के, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 4 अलग अलग आंकड़े दिखा रखे हैं, और इन आंकड़ों को दिखाने वाली जो रेखाएं हैं वो अलग अलग कलर से दिखा रखी है। इससे पिछले में तो हमने देखा कि हमने सिंपल एक प्लेन लाइन ले ली और एक लाइन ऐसी ले ली डॉटेड वाली, ठीक है ना, या हैजिंग वाली जो खंड खंड वाली थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। जो ये टाइम सीरीज वाले ग्राफ्स होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आयत चित्र की। आयत चित्र क्यों काम आते हैं, अभी हमने पिछले जो अध्याय था उसमें पढ़े था आवृत्ति बंटन के बारे में, ठीक है ना, बारंबारता बंटन के बारे में पढ़ा था। तो आयात चित्र सतत अखंडित श्रेणी का वह चित्र है जिसमें वर्ग अंतराल आवृत्तियों के साथ दिया गया होता है। तो अगर वर्ग अंतराल को आपको ग्राफिकल रूप में दिखाना हो, चित्र के रूप में दिखाना हो, तो आप आयत चित्र या जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं। ये 2 व्यासी चित्र होता है, इसे आवर्ती आयत चित्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे इसका उदाहरण आपको ये दे रखा है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, आयत बना हुआ है, ठीक है ना। ये एक आयत है। तो ये आयत क्या दिखा रहा है, ये 0 से 10 का जो आवृत्ति बंटन है, ठीक है ना, उसको ये दिखा रहा है। तो इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत कितना मान है इसका, 2 मान है, ठीक है ना। ये दिखा रहा है एक आयत। ऐसे ही दूसरा आयत हो गया एक बड़ा आयत, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या करते हैं आप, आयत के माध्यम से दिखाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है समान वर्ग अंतराल वाला आयत चित्र और दूसरा होता है असमान वर्ग अंतराल वाला आयत चित्र। तो
ये जो ये चित्र मैंने उदाहरण में दिया है ये समान वर्ग अंतराल वाला है। इसमें आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल सेम है, ये है 0 से 10, अगला है 10 से 20, इसके बाद है 20 से 30, फिर है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। आप देख रहे हैं अंतराल सेम है। अंतराल मतलब अंतर जो है वो 10 का है सबके बीच, ठीक है ना। 0 से 10 के बीच 10 का है, 10 से 20 के बीच भी 10 का है, 20 से 30 के बीच भी 10 का है, तो सारा अंतराल 10 का है, ठीक है ना। तो समान वर्ग अंतराल वाला आयत चित्र। तो समान वर्ग अंतराल वाला आयत चित्र क्या होता है, जिसमें कि जो वर्ग अंतराल है जिसका चित्र हम खींच रहे हैं वो समान वाला है, ठीक है ना। जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक एक्स एक्सिस खींच लेंगे, ठीक है ना। एक्स अक्स बना लेंगे, एक एक वाई एक्स बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इस एक्स एक्सिस पे आप दिखाएंगे अंकों को, ये जो सूचनाएं हैं ये एक्स एक्सिस पे दिखाई जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो आवृत्तियां हैं ये वाई एक्सिस पे दिखाई जाएंगी। तो एक्स एक्सिस पे आप दिखाएंगे तो आप इसको बांट लेंगे, यहाँ पे 0 से आप इसको शुरू करेंगे और 10, ठीक है ना, 10, फिर ये 20, ठीक है ना, कहाँ तक ले जाएंगे 80 तक। ऐसे ही इसको 80 तक बढ़ा लेंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ऐसे ही जो आवृत्ति है वो कहाँ से आप शुरू करेंगे, जो मिनिमम आवृत्ति है वो है 1 और जो मैक्सिमम है वो है 11। तो आप इसको 1 से लेके मतलब आप इसको शुरू करेंगे 0 से, और 0 से 1, 2, 3 ऐसे करके करते हुए इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 11 है तो आप एक ज़्यादा ले लें, 12 तक ले जाएं, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर आप इसको अलग अलग जो उसके मान है, जैसे 0 से 10 के बीच कितना है, 0 से 10 के बीच है 2 आवृत्ति। तो आप 0 से 10 को एक एक इस पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और रेक्टेंगल की जो ऊंचाई होगी, जो हाइट होगी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी, आवृत्ति को, वो कितनी हाइट रखेंगे आप, 2 रखेंगे। तो जो ऊंचाई होती है इसमें, आयत की जो ऊंचाई है वो आवृत्ति को दिखाती है, ठीक है ना। ऐसे ही 10 से 20 को आप कितना 5 से दिखाना है, तो 10 से 20 है ये, तो 10 से 20 पर आप इसकी ऊंचाई रखेंगे 5, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऊंचाई के हिसाब से आप आवृत्ति को प्रदर्शित करते हुए आयत की रचना करेंगे। दोनों अक्षों पर समान माप से आंकड़े चिन्हित कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये जो समान वर्ग अंतराल वाला हिस्टोग्राम है या आयत चित्र है वो बन जाएगा। इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पे अंक दिखा लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक, जो 80 जो मैक्सिमम वर्ग है, वर्ग की सीमा है वहां तक, और यहाँ पर आपने 0 से लेके 12 तक दिखा लिया, ठीक है ना। तो आप इसको बनाते चले गए। 0 से 10 के बीच ऊंचाई कितनी रखी है आपने, 2 रखी है। 10 से 20 के बीच आपने ऊंचाई 4 और 5, 6 के बीच यानी कि 5 है लगभग, ठीक है ना। ऐसे ही जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो कहाँ मिल रही है, 30 से 40 के बीच। 30 से 40 के बीच जो ज्यादा से ज्यादा है वो कितना है, 11, ठीक है ना। तो ये करीब करीब आपका 11 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एक समान वर्ग अंतराल वाला आयत चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब है असमान वर्ग अंतराल वाला आयत चित्र। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, इसमें आपको पहले जो असमान वर्ग अंतराल वाला जो आयत चित्र है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कुछ समायोजित आवृत्तियों की बात करनी है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 40 है। अब यहाँ आपने देखा मतलब चेंज हो जाएगा, यहाँ 10 से 15 एक ही है, ठीक है ना, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, लेकिन यहाँ के डिफरेंस कितने का हो गया, 10 का हो गया, यहाँ आके 20 का हो गया। तो ये क्या है, ये जो अंक हैं इनका ये मतलब असमान वर्ग अंतराल वाले हैं। तो इसको आपको अलग माध्यम से इसको करना होता है। पिछला वाला सिंपल था, समान वाला जो होता है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले समायोजित आवृत्तियां निकालनी पड़ेंगी, मतलब आवृत्तियों का समायोजन करना पड़ेगा। अब वो किस प्रकार से करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको इसको मैं बना के दिखाऊंगा। तब तक आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 7895860757। आपको कोई परेशानी है, कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप हमारे को इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।
और साथ साथ आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।